नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक पीएम श्री विद्यालय धुरेटा विकासखंड कमासा जनपद संभल में कार्यरत हूँ। आज मैं गिजू भाई के दिवास्वप्न नामक पुस्तक का खंड 2 का अध्याय 4 का अध्ययन करूँगा। एक दिन मैं बड़े साहब से मिलने गया और मैंने कहा, साहब एक ऐसा हुक्म जारी कर दीजिए कि पाठशाला में आने वाले बालकों को साफ कपड़े पहनकर ही आना पड़ेगा। सिर पर टोपी रखनी है तो वह मैली नहीं होनी चाहिए। बाल रखने हैं तो वे कंघी किए हुए होने चाहिए। हर हफ्ते बालक के नाखून काटने चाहिए और बाल बड़े हुए हों तो बाल भी बिना बटन या अधूरे बटन का कोट कभी कोई पहनकर न आए। हर एक विद्यार्थी नहा धोकर ही विद्यालय में आए। कम से कम मुंह और हाथ पैर धोकर तो जरूर आए। साहब ने शांति से सुना, हंसे और कहने लगे, क्यों, क्या उसके माँ बाप तुम्हारे समझाने पर समझे नहीं? मैंने कहा, जी उन्हें बहुतेरा समझाता हूँ पर बात उनके गले उतरती ही नहीं। अच्छे अच्छे धनवान माता पिता भी नहीं समझते। कहते हैं बचपन में हम भी इसी तरह पाठशाला जाते थे। कहते हैं रोज रोज ये सब कौन करे? भाई आपका काम पढ़ाने का है तो पढ़ाइए ना, ये सब तो हम देख लेंगे। अब तक बहुत काम सुधार हो सका है। और सच तो ये है साहब कि मैं तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद ही नहीं करता। साहब बोले, तुम बिल्कुल सच कहते हो। हमारा जन समाज कुछ ऐसा ही है। इस समाज को संस्कारी बनाना तो असंभव को संभव करना है। फिर भी जब से यह विभाग मेरे हाथ में आया है तब से अभिभावकों पर भी हमारा कुछ अच्छा असर पड़ा है। मैंने कहा, तो आप ये हुक्म जारी नहीं करेंगे? भाई ऐसा हुक्म तो मैं नहीं निकाल सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। आपके अधिकार से बाहर की? तो फिर आप इतने बड़े अधिकारी कैसे? भाई ये तो एक छोटी रियासत है, लेकिन दूसरी जगह भी अधिकारियों के हाथ में ऐसी सत्ता नहीं रहती। मैंने कहा, तो फिर? साहब बोले, तुम बड़ी सत्ता को हिलाओ, वहीं से ऐसा हुक्म जारी हो सकता है। पर लोग इन आदेशों का पालन कम करते हैं और अगर उन्होंने हमारे आदेश न माना तो हम उनका क्या कर लेंगे? उनके बालक को पाठशाला से बाहर ना निकाल देंगे? ये नहीं हो सकता। यदि हमने ऐसा किया तो बड़ा गुल गपाड़ा मच जाएगा। मैंने कहा, जी हो तो सब सकता है, लेकिन बिना सत्ता के चतुराई किस काम की? सच तो ये है कि हम शिक्षक हैं ही किस गिनती में। साहब बोले, खैर यही सही, अभी तो जैसा चलता है उसे चलाएं। जी सो तो हो नहीं सकता। आखिर मैं तो पाठशाला के अंदर जितनी कोशिशें हो सकेंगी करूँगा ही। बालकों में वैसी आदत पैदा करूँगा। यही नहीं, फुर्सत मिलने पर इस संबंध में सार्वजनिक रूप से आंदोलन भी करूँगा। और साहब सच तो ये है कि लोग कितने ही बेपरवाह क्यों ना हों, इसमें शक नहीं कि हमारे विद्यालय का यह गंदा वातावरण हजारों रोगों का घर है। हमें इसे ठीक करना ही होगा। साहब ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो करो। प्रयोग करने तो आए ही हो, लेकिन ध्यान रहे ये चौथा महीना पूरा होने आया है। याद रखो, समय सरपट दौड़ता जा रहा है। नमस्कार करके मैं अपने घर लौट आया। मैंने अपने खर्च से कंटेंसी में तो था ही क्या कि कुछ खरीद सकता।
2 अच्छे से झाड़ू खरीदे, एक छोटा सा आईना लाया, एक कंघा, खादी का एक तौलिया और एक छोटी सी कैंची भी खरीदी। गनीमत थी कि पाठशाला के अहाते में पानी का एक नल था। उस दिन मैंने कक्षा में ये सब तैयारियां करके रखी। दूसरे दिन मैंने लड़कों को एक कतार में खड़ा किया। अब तो वे भली-भांति अभिमुख हो चुके थे। वे मुझसे प्रेम भी करने लगे थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि मैं जो कुछ करता हूँ भले के लिए ही करता हूँ। मैंने आईने में सबके उनको मुंह दिखाए और कहा, देखो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा मुंह, आँख या नाक गंदी है तो नल पर जाकर धो लो, अपने हाथ पैर भी धो लो और बाल भिगो लो। बस सब हा हू करते हुए एक साथ भागे और एक एक पर गिरते पड़ते मुंह, हाथ पैर आदि धोने लगे। मैंने सोचा, इन लोगों को क्रम से चलना और क्रम से काम करना सिखाना पड़ेगा। इस तरह का लवड़-धवड़ काम तो हमारा समाज करता ही है। हमें इन लोगों को इस फूहड़पन से बचाना ही चाहिए। फौरन ही मैंने वहाँ एक लकीर खींच दी और कहा, देखो, तुम सब इस लकीर पर खड़े रहो और बारी-बारी से नल पर जाओ। मैं दोनों हाथ में खादी के टुकड़े ले